आइए आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार। इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। तो इसको देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार। तो विभिन्न आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो जितने भी आणविक कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित होते हैं? आणविक कक्षकों में, ध्यान देना, विभिन्न आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। यह चीज हम लोग आप बाउ प्रिंसिपल में पीछे पढ़ चुके हैं। अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अणु के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सकती है, जैसा आगे विवेचित है। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं अणु के बारे में, और जैसा आगे बताया जा रहा है। तो सबसे पहले अणुओं का स्थायित्व। तो अणुओं के स्थायित्व के बारे में क्या पता चलेगा? यदि आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Nb तथा प्रति आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na हो, तो अब देखिए, आबंधी आणविक कक्षक Nb, बी का मतलब बांड का मतलब आबंध, तो बी वाले की संख्या प्रति आबंधी यानी एंटी बाइंडिंग यानी ए है, यानी ए मतलब एंटी बाइंडिंग यानी प्रति आबंध। तो ये कह रहा है कि इनकी संख्या के आधार पर हम कक्षकों के अणुओं के स्थायित्व के बारे में बता सकते हैं। तो किस प्रकार से बता सकते हैं ये बताया जा रहा है। अब देखिए, अगर Nb ज्यादा होगा Na से, मतलब आबंध वाले आणविक कक्षकों की संख्या बिना आबंध वाले यानी प्रति आबंधी कक्षकों की संख्या से ज्यादा होगी, तो अणु हमारा स्थायी होगा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि अगर इसी का उल्टा होगा, यानी ज्यादा होगा Nb से, तो अणु अस्थायी होगा। आगे क्या है, कह रहा है कि ये पहले नंबर में, यानी जब Nb ज्यादा है Na से, यानी आबंध वाले आणविक कक्षकों की संख्या ज्यादा है प्रति आबंधी आणविक कक्षकों से, तो कह रहा है फर्स्ट में आबंधन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण आबंधी प्रभाव प्रबलतम होता है। तो इसमें क्या होगा कि आबंधी प्रभाव प्रबलतम होगा, यानी बांड वाला प्रभाव, जिससे एक स्थायी अणु प्राप्त होता है। दूसरी ओर सेकंड में प्रति आबंधी प्रभाव प्रबल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अणु अस्थायी होता है। इसको ध्यान देना है। जैसी बात है कि कोई रस्सी है, अगर कहीं बंधी हुई है, मजबूत है, तो जहाँ जहाँ बंधी हुई है उसको स्थिर रखेगी तो स्थायी होगा वो स्थान। और अगर रस्सी कमजोर है, टूट जाए, यानी बिना बंधी वाली जगह ज्यादा हो, तो अस्थायी होगी। तो उसी प्रकार इसको समझ सकते हैं। आगे आ जाता है आबंध कोट यानी बॉन्ड ऑर्डर। तो हमने पीछे पढ़ा था कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो बंध होते हैं, आबंध होते हैं, उनका प्रति आबंध में कितना वितरण है, प्रति परमाणु में या प्रति अणु में, जैसा भी होगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि आबंध कोटि को आबंधी आणविक कक्षकों एवं प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के आधे के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसको ध्यान दीजिए, जो है ये इसकी आबंध कोटि की परिभाषा हो जाएगी, आधा हाफ ब्रैकेट में Nb माइनस Na, यानी प्रति आबंधी आणविक कक्षकों की संख्या माइनस आबंधी आणविक कक्षकों की आबंधी आणविक कक्षकों की संख्या माइनस प्रति आबंधी आणविक कक्षकों की संख्या। इसके अंतर के बराबर को बॉन्ड ऑर्डर यानी आबंध कोटि कहते हैं। तो अगर हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग बॉन्ड ऑर्डर यानी आबंध कोटि निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं
कह रहा है आबंध कोटि किसी अणु में उपस्थित सहसंयोजी आबंधों की संख्या बताती। तो हमने यही पीछे पढ़ा था कि जो आबंध है दो परमाणुओं के बीच यानी अणु में, तो सहसंयोजी आबंध कितने हैं उनकी संख्या को हमारी आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर बताता है। पीछे हम लोग इसको विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब देखिए यदि Nb यानी आबंध बनाने वाले कक्षकों की संख्या बिना आबंध वाले कक्षकों से ज्यादा है तो आबंध कोटि धनात्मक होगी तथा अणु स्थायी होगा। और यदि आबंध कोटि ऋणात्मक यानी Nb स्मॉलर देन है Na से या शून्य Nb बराबर Na है हो तो अणु अस्थायी होगा। इसको ध्यान देना है कि पीछे जो फार्मूला हमने लिखा है हाफ Nb माइनस Na, तो अगर Nb ज़्यादा है तो धनात्मक उत्तर आएगा, तो धनात्मक आएगा तो अणु स्थायी होगा। और अगर Na ज़्यादा है Nb से तो ऋणात्मक उत्तर आएगा। और अगर दोनों बराबर हैं तो Nb माइनस Na घटेगा तो 0 आएगा। और 0 में 1/2 का गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, तो तब भी अणु अस्थायी होगा। तो कुल मिला करके आबंध कोटि अगर धनात्मक है तो अणु स्थायी होगा और अगर ऋणात्मक है तो या 0 है तो अणु अस्थायी होगा। अब आबंध की प्रकृति, अब जो बॉन्ड बन रहा है यानी आबंध उसकी प्रकृति क्या है, तो जैसा बताया गया है आबंध कोटि किसी अणु में उपस्थित सहसंयोजी आबंधों की संख्या बताती है। उदाहरणार्थ यदि आबंध कोटि 1, 2 या 3 हो तो उसमें क्रमशः एकल, द्वि अथवा त्रिक आबंध होंगे। तो इसको ध्यान देना है कि आबंध कोटि आबंधों की संख्या चूंकि बताती है, तो अगर आबंध 1 है तो इसका आबंध कोटि 1 है तो इसका मतलब 1 बंध है, 1 बांड है। अगर 2 है तो 2 बांड है, 3 है तो 3 बांड है। ज़्यादातर 3 बांड से ज़्यादा बांड अभी तक नहीं पढ़े गए हैं केमिस्ट्री में। मैक्सिमम 3 बांड ही ज़्यादातर यौगिकों में, 3 से अधिक बांड नहीं होते। आबंध लंबाई, अब आबंध लंबाई का मतलब क्या है, तो सामान्यतः किसी अणु में 2 परमाणुओं के बीच आबंध कोटि आबंध लंबाई का एक सन्निकट माप होता है। तो इसको ध्यान देना है कि आबंध कोटि के आधार पर हम लोग आबंध लंबाई को भी बता सकते हैं। आबंध लंबाई आबंध कोटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो आबंध लंबाई है ये आबंध कोटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आबंध कोटि ज़्यादा है तो आबंध लंबाई कम होगी और आबंध कोटि कम है तो आबंध लंबाई ज़्यादा होगी। जैसा हमने ऊपर पढ़ा है कि आबंध कोटि 1 है तो इसका मतलब 1 बांड होगा, 2 है तो 2 बांड होगा, 3 है तो 3 बांड होंगे या 3 बंध होंगे। तो जाहिर सी बात है कि बंध की संख्या बढ़ेगी तो बीच की दूरी घटेगी, क्योंकि अणु और पास पास आएंगे, क्योंकि खींचने वालों की संख्या बढ़ जा रही है। जितने ज़्यादा बंध उतने ज़्यादा खींचने वाले। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे बंध बढ़ेंगे तो बंध कोटि बढ़ेगी और जैसे जैसे बंध कोटि बढ़ेगी तो आबंध लंबाई घटेगी। अब चुंबकीय स्वभाव देखते हैं क्या होता है। तो यदि किसी अणु के सभी आणविक कक्षक द्विपूरित युग्मित हों तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए। यदि किसी अणु के सभी आणविक कक्षक द्विपूरित युग्मित हों, यानी जितने कक्षक हों वो सारे जो है उन कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जोड़ा बना करके रह रहे हों, तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय या अंग्रेजी में डायमैग्नेटिक होता है। ऐसे अणु चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। इसका नाम प्रतिचुंबकीय है तो प्रतिकर्षित होते हैं। परंतु यदि किसी अणु के एक या अधिक आणविक कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, यानी जो जोड़ा न बना रहे हो, तो वो अणु अनचुंबकीय होता है। अंग्रेजी में इसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ऐसे अणु चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सीधी सीधी बात है कि अनु मतलब अनुदिश, अनुदिश का मतलब अपनी ओर खींचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, जोड़ा नहीं बनाया है, तो जोड़ा बनाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा।
इसलिए अनुचुंबकीय जो होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में किसी अणु को। और प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक जो है, इनमें क्या है कि कक्षकों में जोड़ा बना चुके हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनको अब किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो जो भी अणु उसके पास आते हैं तो उनको प्रतिकर्षित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस बात को ध्यान देना। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान देना। अब देखिए अगली हेडिंग हमारी आ जाती है समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधन। बाइंडिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अंग्रेजी में बोलेंगे बाइंडिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधन यानी उनके नाभिक बराबर होने चाहिए, दोनों जो भी परमाणु लिए जा रहे हैं, तो उनके बारे में हम लोग अब उनके बीच बंध जो बन रहा है उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारा पहला है हाइड्रोजन, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस खंड में हम कुछ समनाभिकीय अणुओं में आबंधन की चर्चा करेंगे। तो पहला देखिए हाइड्रोजन अणु H2। यह हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के संयोजन से बनता है। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन के एक H और एक H मिलकर H2 बनाए हैं, तो दो परमाणु हैं हाइड्रोजन के मिल करके एक अणु बनाते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि परमाणु छोटा होता है, अणु बड़ा होता है, परमाणु के मिलने से अणु बनता है। तो दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से एक हाइड्रोजन का अणु बन गया, जिसको हम H2 कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, यह हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के संयोजन से बनता है। प्रत्येक हाइड्रोजन के 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन को 1H1 लिखा जाता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 1s1 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब पहली जो कक्षा है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रत्येक हाइड्रोजन के 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए एक ही है। अतः हाइड्रोजन के अणु में कुल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः हाइड्रोजन का जो अणु बन गया, ये परमाणु है। देखिए जब अणु बनेगा तो जाहिर सी बात है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। यस में जो यस कक्षक है, यस उपकक्षक है, उपकक्षा है, सबसेल है, तो उसमें एक ही कक्षक होता है, एक ही कक्षक होता है ऐसे। तो इसमें विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन परमाणु 2 मिल करके एक अणु बनाएंगे तो 1s कक्षक यानी पहला जो सबसेल है उसके कक्षक चूंकि एक ही है यस में, तो उसमें विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि अतः हाइड्रोजन के अणु में कुल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो सिग्मा 1s आणविक कक्षक में उपस्थित होंगे। हमने बताया कि सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही कहा जाता है, तो इसलिए सिग्मा 1s आणविक कक्षक में उपस्थित होंगे ऐसा कह रहा है। तो हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, H2 है तो सिग्मा 1s2 हो जाएगा। तो ये 1s है, और अगर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा तो सिग्मा 1s2 हो जाएगा। सबसे पहले सिग्मा। अब आगे देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन अणु की आबंध कोट को इस प्रकार परिकलित किया जा सकता है। तो आबंध कोट का फार्मूला हमने पढ़ा था 1/2 आबंध आणविक कक्षकों की संख्या माइनस बिना आबंध वाले आणविक कक्षकों की संख्या, यही हमने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर Nb का मतलब 2 आणविक कक्षक हैं, 2 परमाणु से मिलकर एक अणु बन रहा है। तो 1s 2 है, तो बंध वाले 2 हो गए, और बिना बंध वाला कोई नहीं है तो 0 लिख दिया गया। अपान 1/2 था आबंध कोट यानी बॉन्ड ऑर्डर का, यही फार्मूला था। तो यहाँ पर 0 घटेगा तो 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की आबंध कोट कितना होगा, 1। इसका अर्थ यह है कि हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के
दो परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजी आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि जो आबंध कोटि होती है वो दो परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजी बंध हैं उनको बताता है। तो चूंकि बॉन्ड ऑर्डर यानी आबंध कोटि एक आई है तो इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु जो मिल करके अणु बना रहे हैं उनके बीच जो आबंध है वो एकल आबंध होगा यानी सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि आबंध कोटि एक आई है। हाइड्रोजन अणु की वियोजन ऊर्जा 438 किलो जूल प्रति मोल पाई गई है तथा आबंध लंबाई का प्रायोगिक मान 74 पिकोमीटर है। चूंकि हाइड्रोजन अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए यह प्रतिचुंबकीय है। अब ध्यान दीजिए, आप देखिए अभी हमने जब हाइड्रोजन का पढ़ा तो एक परमाणु में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, दूसरे में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। जब परमाणु मिलकर के अणु बनेंगे तो दोनों एक ही कक्षा में रहेंगे, एक ही कक्षक में, तो विपरीत चक्रण के दोनों एक ही कक्षक में हो जाएंगे, यानी यह जोड़ा बना लेगा। तो जोड़ा बना लेगा तो इसका मतलब युग्मित हो जाएगा, या ये कहें कि अयुग्मित नहीं है तो इसलिए ये प्रतिचुंबकीय है, यानी ये हमारा डायामैग्नेटिक है। प्रति का मतलब अब ये प्रतिकर्षण करेगा, क्योंकि इसमें जो दो होने चाहिए वो दो पूर्ण है और दो पूर्ण है तो अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए दूसरे परमाणु को प्रतिकर्षित करेगा चुंबकीय क्षेत्र में। अब आगे आ जाते हैं हीलियम अणु। अब देखिए हीलियम अणु में देखें तो हीलियम का फार्मूला होता है 2He4। हीलियम को 2He4 लिखा जाता है। परमाणु द्रव्यमान इसका 4 है, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जिसको कहें वो 2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 में भरेंगे, 1s2। तो वही कह रहा है हीलियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है। ऐसी बात है, 2 है तो 1s2 होगा। प्रत्येक हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात He2 अणु में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जाहिर सी बात है कि हीलियम में अगर मिलकर के He2 बनेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s तथा सिग्मा 1s आणविक कक्षकों में भरे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये 1s कक्षक है, तो पहले हमने बताया था कि सिंगल बॉन्ड बनता है और वो सबसे पहले सिग्मा ही बॉन्ड बनता है, पाई सिग्मा बनने के बाद बनता है। सीधी सीधी मोटी मोटी बात ये है, और पीछे हम इसको पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर जब सिग्मा 1s2 बन गया और दूसरा भी सिग्मा 1s2 होगा दूसरे वाले हीलियम का है, अगर एक हीलियम का ये है तो यही दूसरे हीलियम का भी होगा। तो वही कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s तथा सिग्मा 1s आणविक कक्षकों में भरे जाएंगे तथा He2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब He2 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ें तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 होगा। ऐसी बात है कि 2 है तो पहले सिग्मा 1s2, अगला सिग्मा स्टार 1s2। जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कम ऊर्जा वाला सिग्मा 1s2 रहेगा इसमें, और ये अगला जो है सिग्मा स्टार 1s2 रहेगा। तो अगर इसमें देखें कि He की आबंध कोटि क्या होगी तो यहाँ पर देखिए 1/2 बांध बनाने वाले कितने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसी प्रकार जो अगला हीलियम होगा सिग्मा स्टार 1s2, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 2 है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो बंध बनाने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या 2 और बिना आबंध बनाने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या 2। तो इसलिए 2 में 2 घटेगा तो ये 0 आ जाएगा, 0 में 2 का भाग देंगे तो भी 0 ही आएगा। तो इससे क्या पता चला कि आबंध कोटि 0 है। तो आबंध कोटि 0 होने का मतलब है कि इसमें जो है क्या है कि तो इसमें क्या है जो है कि यहाँ पर देखिए
आबंधी कक्षकों की संख्या 2 और बिना प्रतिआबंधी कक्षकों की संख्या 2 कह रहा है। वैसे कक्षक यस तो एक ही है, तो यहाँ आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रतिआबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसा कहना चाहिए था। इसको अभी देखते हैं। तो यहाँ पर ये समझिए कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और स्टार वाले में भी 2 हैं, तो 2 में 2 घटेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और जब 0 आएगा तो आबंध कोटि हमको क्या बताती है कि कितने बंध हैं, और जब 0 आ गया तो इसका मतलब आबंध कोटि 0 हो गई। आबंध कोटि 0 का मतलब कोई बंध नहीं बनेगा, तो इसका मतलब He2 अणु जो है संभव नहीं है। तो अतः यह अणु अस्थायी होगा क्योंकि बंध कोटि 0 है। 0 या ऋणात्मक हमने अभी पढ़ा है कि वो 0 हो, ऋणात्मक या शून्य हो तो अणु अस्थायी होगा। तो जाहिर सी बात है अस्थायी होगा तथा इसका अस्तित्व तो नहीं होगा। इसी प्रकार यह दर्शाया जा सकता है कि Be2 अणु सिग्मा 1s2 इसमें भी होगा, सिग्मा स्टार 1s2 इसमें भी, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 भी नहीं बनेगा। तो Be2 भी नहीं बन सकता। इसी प्रकार से लिखेंगे अगर He की तरह, तो जैसे He2 नहीं बना वैसे Be2 भी नहीं बनेगा, क्योंकि Be में 4 होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1s2 और 2s2 होगा। तो 2 पहले में होगा, स्टार वाले में भी 2 होगा, तो 2 में 2 घटेगा, तो ये Be2 भी संभव नहीं है। तो ये भी अणु इसी प्रकार से नहीं बनेगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रतिआबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। कक्षकों की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही यहाँ पर हम बताना चाह रहे थे, वो सही लिखा है वहाँ पर। अब देखिए आगे आ जाते हैं कि हीलियम अणु यानी Li2 संभव है कि नहीं, इसको देखते हैं। अरे वो हीलियम नहीं, लिथियम, लिथियम अणु। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3Li7 लिखा जाता है, 3Li7 लिखा जाता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1s2 2s1 लिखेंगे। इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में। तो बाहरी जो कक्षा है उसमें, यह दूसरी कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, या ये कहें कि यस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 है, जैसा अभी हमने लिखा। लिथियम के प्रत्येक परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 3 है ना, 3Li7। इसको पीरियाडिक टेबल में आप देख सकते हैं, आवर्त सारणी में वहां भी लिखा हुआ है। इसलिए Li2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब Li2 का अगर लिखें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे लिखेंगे Li2 का? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, इस प्रकार से। अब यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि जैसे 3Li7 होता है, इसका ये परमाणु द्रव्यमान है और ये परमाणु क्रमांक है, यानी एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब उदासीन लिथियम में यही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको भरेंगे तो 1s2 2s1 होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, अगर हम, अब ये Li है, इसको अगर हम Li2 के फॉर्म में लिखें तो Li2 के फॉर्म में, तो देखिए ये पहली कक्षा है और ये भरी हुई पूर्ण, ये पूर्ण है और यही अपूर्ण है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपूर्ण है जो है। तो अगर Li2 को हम लिखें तो इसको सिग्मा 1s2, ये चूंकि 1s2 है, तो जब कोई बांड नहीं होता तो पहला सिग्मा ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर सिग्मा 1s2 लिखेंगे और ज्यादा ऊर्जा वाले को सिग्मा स्टार 1s2 लिखेंगे। तो ये हमने 2 इस तरह लिख दिया। अब इसके बाद बचता है 2s1। तो जब Li का 1 है तो 2s1 है, 2 हो जाएंगे, तो 1 और 1 इस Li का इलेक्ट्रॉन, 1 दूसरे वाले Li का, तो सिग्मा 2s2 लिख दिया गया। तो 2 प्रतिआबंधी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और आबंधी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2 2 4, एक जो है 1 Li का और दूसरा 2
ये दो एक एलाई के और दो दूसरी एलाई के, जब Li2 बनाएंगे तो दो ये हो गए, 4 हो गए आबंधी और 2 हो गए प्रति आबंधी। तो इस विन्यास को के सिग्मा 2s2 द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ के पूर्ण के कोश रचना है। तो हम लोग जैसे कक्षाएं हैं, मान लीजिए ये नाभिक है और इसके चारों ओर कक्षाएं ऐसे ऐसे हैं, इस तरह से अगर हो तो हम अंदर वाली कक्षा को के बोलते हैं, KLM, आगे इसी प्रकार NOP, जितनी भी कक्षाएं बनती जाएंगी उनका नाम देते जाएंगे। तो यहाँ पर अंदर वाली कक्षा को इसलिए के लिखा है, मतलब पूर्ण भरी हुई कोश को के लिखेंगे। तो ये के वाली ये हो गई पूर्ण भरी वाली, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन यानी आबंधी कक्षा के एक तरह से, और ये प्रति आबंधी में 2 है। तो वही कह रहा है कि Li, तो यहाँ के पूर्ण के कोश रचना सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 दर्शाता है, ये वाला। अब देखिए Li अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आबंधी आणविक कक्षकों में, इनको आबंधी मानेंगे, और बिना बंध वाले ये होंगे बाहर वाले, तथा 2 इलेक्ट्रॉन प्रति आबंधी आणविक कक्षक में उपस्थित हैं, 2 इसमें उपस्थित हैं। तो ये 4 आबंधी वाले हो गए, 2 प्रति आबंधी हो गए, यानी एंटी बाइंडिंग। तो अतः इसकी आणविक कोटि क्या होगी, काटी लिखा है, देखिए कोटि होना चाहिए। तो 1/2 आबंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रति आबंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आबंधी में 2 और 2 4 हैं, प्रति आबंधी में 2 हैं, तो 4 में 2 गए, 2 बचा, 2 से 2 कटेगा तो 1। इसका मतलब Li में एक आबंध हो सकता है, तो इसलिए Li2 संभव है। इसका अभिप्राय यह है कि Li2 अणु स्थायी है, क्योंकि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब जोड़े में हो गए, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय होगा। तो आबंध कोटि चूंकि 1 है, तो इसलिए यह स्थायी होगा, और चूंकि कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब जोड़े में है, देखिए जोड़ा में है, सब जोड़े में है, तो इसलिए यह अणु क्या होगा, प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेट होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे अणु को प्रतिकर्षित करेगा। तो वास्तव में यह पाया गया है कि वाष्प प्रावस्था में Li2 अणुओं का अस्तित्व होता है जो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो ये पाया गया है कि जो Li2 है, इसका वाष्प अवस्था में जो है अस्तित्व होता है, जो कि प्रतिचुंबकीय होते हैं, यानी डायमैग्नेटिक होते हैं। प्रति का मतलब प्रतिकर्षण, यानी दूसरे अणुओं को प्रतिकर्षित करेंगे। अब आगे हमारा आ जाता है कार्बन अणु यानी C2। तो अब ऐसे ही एग्जाम्पल आगे चलते रहेंगे, हम लोग उनको पढ़ते रहेंगे। अब आज का लेक्चर बस यहीं तक। अब कार्बन अणु C2 के लिए हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।